बात करेंगे राव अफजल साहब से। सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं, आज वो स्काइप पे मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम राव साहब। जी वालेकुम सलाम। आप लोग ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। और आप सुनाएं जी, कैसे मनाया जा रहा है आज का दिन वहां पर? बस हर जगह पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी यहाँ पर हो या पाकिस्तान से बाहर भी हो, अपने कायद से मोहब्बत रखता है और जाहिर है कि मोहब्बत का इजहार वो हर तरह करता है। और जाहिर है सारी कंसंट्रेशन कायदे आजम के हवाले से पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। हम पाकिस्तानी हैं और हमारे कायदे आजम, तो उनकी यौम विलादत हमारे लिए बड़ी खुशी का बायस है। बिल्कुल बिल्कुल। कायद आज़म की शख्सियत को लेकर हम आज बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो क्रिसमस का दिन भी साथ में लोग मना रहे हैं, मिनॉरिटीज़ जो सेलिब्रेट कर रही हैं, उसके हवाले से भी कायद आज़म की क्या ख्यालात थे और किस तरह से वो रिस्पेक्ट देते थे दूसरे रिलीजन्स को। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? कायदे आजम जो है वो असल में रहनुमा थे तमाम लोगों के, जिसमें पाकिस्तान बनने से पहले जो अक्सरियत मुसलमान आबादी थी, लेकिन इन इलाकों में रहने वाले तमाम मज़ाहिब के जो लोग थे और जो पाकिस्तान के हामी थे वो भी उन्हीं के साथ थे। कायदे आज़म ने हमेशा ये प्रचार किया है कि माइनॉरिटीज के भी वही हकूक हैं जो अक्सरियत या मुस्लिम अक्सरियत के पाकिस्तान में होंगे। यही वजह है कि कायदे आज़म ने अपनी काबीना में भी और अपने साथ भी तमाम माइनॉरिटीज को अहमियत दी है। इसमें ज़ाहिर मेजर क्रिश्चियन जो थे तो वो भी थे, और उसके अलावा भी बाकी तमाम कम्युनिटीज जो थी उनको पूरा पूरा पाकिस्तान में न सिर्फ शिरकत दी है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि पाकिस्तान के फ्लो में, पाकिस्तान की तरक्की में उन्हें शामिल किया था। ज़ाहिर है कायदे आज़म को तो वक्त नहीं मिला, लेकिन उसके बाद भी अब तक तमाम लोग पाकिस्तान की तरक्की में उसी तरह कोशा हैं जिस तरह मुसलमान अक्सरियत। तो कायदे आज़म की बड़ी खिदमत तो है ही, लेकिन कायदे आज़म की सबसे बड़ी खिदमत यह है कि उन्होंने इस्लाम को असल रूह में यहाँ लाना चाहा था। असल रूह आप देखें, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना का जब क्याम किया तो वहां पे भी तमाम गैर मुस्लिम आबादी या जिसमें बड़ी अक्सरियत यहूदियों की और सहूनियों की या ईसाइयों की होती थी, उन्हें भी पूरे उनके हकूक मिले और वो बड़े आराम से रहते थे, बड़े तहफ़्फ़ुज़ से रहते थे इस्लामी रियासत में। तो कायदे आज़म ने वही चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट की। ट्रू लीडर, और हम समझते हैं कि एक हीरो, सही जो रियल हीरो होता है वो थे। तो आज की यंग जनरेशन को कितनी ज़रूरत है उनको फॉलो अप करने की, उनकी ज़िंदगी को समझने की, उनके हवाले से, उनकी ज़िंदगी की, उनकी शख्सियत के हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, बात यह है कि यंग जनरेशन के लिए तो वो ही आइडियल होने चाहिए। हमारी यंग जनरेशन अगर उनको मुताला करे, तारीख का थोड़ा सा भी इदराक करे या देख ले, तो देखें कि वो नौजवान जब थे, आपने देखा कि 16 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक किया सिंध मदरसा इस्लाम से, तो फिर वो इंग्लैंड चले गए। इल्म को उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दी, पहली प्रायोरिटी उनकी नॉलेज था, तो वहां पे लंदन में, वहां लिंक्डइन में जाकर उन्होंने बारह लॉ किया। तो सबसे पहले तो नौजवान नस्ल ये देखें कि आप क्या बेस एजुकेशन है। उन्होंने पहला पैगाम उनकी स्ट्रगल का ये है कि पहले अपने बेस को, अगर आपने दुनिया से मुकाबला करना है, और दुनिया उस वक्त आपको पता है कौन थी, वो लोग थी जो हम पर हुकूमत कर रहे थे, यानी अंग्रेज। तो उन्हें पता था कि अगर कौम के लिए कुछ करना है तो आप जहालत के जरिए नहीं कर सकते, किसी ना किसी तरीके से इल्म हासिल करें। जब वो अच्छे वकील बन गए तो वहां उन्होंने अपने आप को मनवाया। फिर नौजवान देखें कि वो जब मुस्लिम लीग में शामिल हुए तो किस तरीके से उन्होंने लीडरशिप का रोल अदा किया। सबसे अहम चीज जो नौजवानों को देखनी चाहिए वो ये देखें कि वो असूल पर कभी सौदेबाजी नहीं करते थे, बिल्कुल। कोई ब्लफ नहीं खेलते थे। उनकी पूरी सियासत में फ्रॉड, झूठ और डॉजिंग नहीं थी। वो जो अल्फाज कहते थे लोग दिल पे असर करते थे। क्या आपको यकीन है कि शुरू शुरू में ज्यादातर तकारीर भी वो इंग्लिश में करते थे,
लेकिन उनकी बातों का इतना असर होता था, जो नहीं भी समझता था दूसरे से पूछता था कि कायद आजम ने क्या कहा, बिल्कुल। वो तर्जुमा करता था तो वो यही कहता था कि इसने जो कहा यही है। यही वजह है कि आजकल की लीडरशिप को आइडियल ऐसे ही लोगों को रखना चाहिए जो हमारे ट्रू लीडर नहीं बल्कि कायद थे। अब क्या होता है, अब मैं अगर सियासतदान हूं तो मैं झूठ के सहारे आज कुछ कह रहा हूं, कल कुछ कह रहा हूं, परसों कुछ कह रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं और बेवकूफ किसे बना रहा हूं, नौजवान नस्ल को। तो मेरी नौजवान नस्ल के लिए पैगाम ये है कि वो इल्म हासिल करे और अपने शऊर के दरवाजे खोले और हरगिज हरगिज किसी भी ऐसे लीडर पर को लीडर ना माने जो झूठ के सहारे पैंतरे बदल बदल के डॉज दे देकर आप पर हुक्मरानी करने के ख्वाब देखते हुए आपको बेवकूफ बना रहा है। तो आप सिर्फ कायद आजम को मशले राह समझें। अगर पाकिस्तान की तहरीक से शुरू हो जाए तो इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे। अगर आपका एक एम ऑब्जेक्टिव हो कि हमने सच का साथ देना है और झूठ के साथ नहीं चलना, तो उसमें आप इल्म भी हासिल करेंगे, अमली जिंदगी में भी मुआशरती इत्तेहाद भी पैदा होगा जिस तरह कायद आजम ने तमाम अक़वाम के दरमियान किया। मुआशी तौर पर भी हमारे नौजवान आगे से आगे जाएगा, अपने वालिदैन का भी सहारा बनेगा, पाकिस्तान को भी आगे लेके जाएगा। तो कायद आजम तो मशले राह है बिल्कुल नौजवान के लिए, लेकिन वो हरगिज हरगिज उनके अलावा मौजूदा जो सोशल मीडिया में मिसगाइडेड किस्म के आपको पैगाम भी मिलते हैं, आपको गलत गलत चीजें बताई भी जाती है और आप भेड़ चाल में ना आए। कायद आजम ने एक चीज का कला कमा किया था कि भेड़ चाल कोई चीज नहीं है, सिर्फ मटेरियल को देखें, आप असूल को देखें और हकीकत को देखें। और यही वजह है कि कायद आजम, आपको पता है कि शुरू में, ये बड़ी अहम बात मैं कहने लगा हूं कि शुरू में उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक तरीके से यूनाइटेड इंडिया की तरफ आ जाए और ये इकट्ठे मिल सके। ये उन लोगों के लिए तो आजकल कहते हैं जी कायद आजम ने गलती की। आज मैं बताना चाह रहा हूं कि कायद आजम ने गलती नहीं की, कायद आजम ने बड़ा विजनरी और बड़ा अहम फैसला किया था। अगर वो उस वक्त ना फैसला करते तो आज हम गुलाम होते। तो हुआ ये कि 14 नुकात जो दिए कायद आजम ने, 14 नुकात, उसमें यही कहा था कि हम मिलके रह सकते हैं बशर्ते के तमाम अक़वाम को, चाहे वो अक्सरियत हो चाहे अक़लियत हो, उन्हें मुकम्मल हकूक मिले। दो उन्होंने पाकिस्तान के लिए फिर बाद में तजवीज़ दी। और जहां अक्सरियत है किसी भी मुस्लिम लोगों की तो उन्हें अक़लियत में तब्दील ना किया जाए, जहां हिंदुओं की अक्सरियत है उन्हें भी वहां अक़लियत में तब्दील ना किया जाए और आपस में मिलके रहे। लेकिन आपने देखा कि कांग्रेस के कट्टर हिंदू ज़हनियत ने उनके इन 14 नुकात को मुस्तरद कर दिया और उस तासुब को ज़ाहिर कर दिया, जिसके बाद कायद आजम दिल बर्दाश्ता हुए कि ये तो मिलके रहने को तैयार नहीं, तो बाद में अगर पाकिस्तान ना बना तो ये तो हमें गुलाम बना लेंगे। तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि हम अलग पाकिस्तान बनाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो कभी भी अपने फैसले से नहीं हट सके। आपको ये एक मैं बताऊं, नौजवानों के लिए बता रहा हूं कि एक दफा किसी हिंदुओं ने कहा, भी गांधी, उनका लीडर गांधी था ना, आपको पता है हिंदुस्तान के उसमें, तो गांधी से जिक्र हुआ तो उसने कहा भी ये जो पाकिस्तान बन गया है तो ये तो इसका असल वजह क्या है। उनका असल वजह यह है कि अगर हमारे पास सारे जो हमारे लीडर हैं, अपने लीडर, वो मुसलमानों के साथ होते और जिन्ना जैसा एक लीडर भी मेरे पास होता तो कभी इंडिया ना टूटता। तो ये देखें, इतनी बड़ी तारीफ की उनकी असूल पसंदी की कि एक शख्स जो है अपने असूल पर अगर कारबंद हो तो कोई उसे नहीं हिला सकता और पाकिस्तान बनवा। तो नौजवानों के लिए है कि अपने 3 असूल जो उन्होंने बताया, डिसिप्लिन, ईमान, यूनिटी, जी, इत्तेहाद और यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। बस ये 3 चीजें जो अगर आप कायम रखें तो यही नौजवानों के लिए पैगाम है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हमारे जैसे बूढ़े जौन से हैं वो भी अगर मेहरबानी फरमाकर अब भी इस पर अमल कर लें
तो ये हमारे रोने धोने खत्म हो जाए, जो हम रोज रोते हैं ना बैठ के, ये हो गया, कुछ भी ना हो, सिर्फ ये 3 असूल रख लें, कौम को पहले रख लें, इत्तेहाद पैदा कर लें, फेथ हमारा मुकम्मल हो कि हम इस पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे, और सिर्फ हमारी थिंकिंग पाकिस्तान के लिए होती चली जाए, तो आपके मंसूबे भी अच्छे बनते जाएंगे, आप पाकिस्तान को आगे भी लेते जाएंगे। और ये कायदे आजम की सालगिरह का सबसे अच्छा तोहफा 25 ये होगा कि हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए पुरअज़्म हो जाए, यही हमारा अचीवमेंट। ज़बरदस्त, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा। अब क्या है कि कायदे आज़म के बारे में एक टाइम होता था कि डेज सेलिब्रेट किए जाते थे, 25 दिसंबर, इन दिनों वेकेशंस भी होती थी, क्रिसमस डे भी होता है, तो विंटर हॉलीडेज़ के बाद या पहले स्कूल्स में होता था, तो कहीं ना कहीं यंग जनरेशन जो है हमारी, इसको अवेयरनेस मिलती रहती थी। अब जो है कि वो कायदे आज़म की लाइफ को इतना पढ़ते नहीं हैं, हमारे जो रियल हीरोज़ हैं उनको पढ़ा नहीं जाता, तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनकी अवेयरनेस इंस्टीट्यूट्स में देने की ज़रूरत है बच्चों को। अगर हम कायदे आज़म के हवाले से बात करें राव साहब, तो वो एज अ पॉलिटिशियन कैसे थे? असल में कायदे आज़म पॉलिटिशियन ही थे। ये देखें, मैंने अब तक जो गुफ्तगू की, वो एज ए पॉलिटिशियन कायदे आज़म कोई मजहबी रहनुमा नहीं थे, ना उन्होंने इसका दावा किया, ना कोई कह। असल में वो एक इस लेवल के पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने अपनी दानिश, अपने शऊर और अपनी सियासत से ये मुल्क बना दिया। जी, हम उसी सियासत को, असल में हम उसी सियासत को समझना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल की जो सियासत देखते हैं, क्या ऐसी ही सियासत खेलते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने वैसे इशारतन कह दिया था, आप खुल के कहलवाना चाह रही है तो वो ये जो आजकल की सियासत है, ये सियासत ही नहीं है। आजकल के जो सियासतदान है वो कायदे आज़म के अशरे अशीर भी नहीं है। एक तो ना कंपैरिजन, आजकल की सियासत का सबसे छोटे होने की निशानी ये है कि वो हर कोई अपने आप को कायदे आज़म कहलवाना पसंद करता है अपने पैरोकारों के जरिए। ये छोटेपन की निशानी है। अगर वो बड़ा हो तो वो कायदे आज़म की अजमत को माने और उनके नक्शे कदम पे चलकर लोगों के दिलों में ये यकीन दिला दे कि हाँ, हमने वो किया जो कायदे आज़म हमसे चाहती थी। लेकिन यहाँ पे सियासतदान तमाम, ये देखें, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, इस वक्त मौजूदा कोई भी सियासतदान वो सियासत ही नहीं कर रहा जिसमें असूल हो, वो सियासत भी नहीं कर रहा जिसमें सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की हो, वो सियासत कर ही नहीं रहा जिसमें पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के आम आदमी को, पाकिस्तान के मजदूर को, पाकिस्तान की मुलाजमों को, पाकिस्तान के अवाम को तरक्की के रास्ते पर लगा दे। बस अगर वो तरक्की के रास्ते पर लगाने में कामयाब हो जाए तो वो है सियासतदान। अदरवाइज इब्नुल वक्त किस्म के लोग जमा हुए हैं, वो सारे के सारे कभी वो कहते हैं कि मेरी बारी दे दो, कभी कहते हैं मेरी बारी दे दो। जो शख्स अपने मुंह से ये कह दे तो आप खुद देख लें कि कायदे आज़म को उनसे कंपेयर करना भी इंसल्ट है। कायदे आज़म बिल्कुल, कायदे आज़म तो एक, और फिर वो वाहिद सियासतदान था कायदे आज़म इस खास तौर पर खित्ते में जिन्होंने कानूनी तौर पर और असूली तौर पर अपनी जंग यानी आजादी की जंग को प्ली किया और फिर जीता। बिल्कुल, वरना लोग तो जाहिर है कि आपको पता है कि कुर्बानियां भी देते हैं, बाज़ नहीं जीत सकते। वजह क्या था कि वो पॉलिटिशियन के तौर पे इतने थे कि वो कोई ऐसी लूज बॉल खेली नहीं उन्होंने कि जिससे अंग्रेज या हिंदू फायदा उठा सकते। हिंदू असल में हमारे मुकाबले थे ना, वो चाहते थे अंग्रेजों को किसी तरीके से हमसे खौफजदा करके ये कहें कि नहीं, हम तो इकट्ठा देके जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। अंग्रेजों को भागने का तहिया कर लिया था ना, ये उनकी पॉलिटिक्स है कि वो अंग्रेज ने भागने का तहिया कर लिया था दूसरी जंग, आलमी जंग के बाद। तो वो भागना चाह रहा था किसी तरीके से, नेहरू वगैरह माउंटबेटन से मिले हुए थे कि किसी तरह हमें दे जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, कायदे आज़म की सियासत के बाद वो इस नतीजे पहुंचे कि हम 2 मुल्क बनाकर जाएंगे और तभी पाकिस्तान बना। तो ये है पॉलिटिशियन। बिल्कुल जी, रियल इतने बड़े पॉलिटिशियन हुए नहीं हमारे खित्ते में ना।
बिल्कुल ऐसे ही है। रियल हीरो थे, रियल लीडर थे, ट्रू लीडर थे, जिन्होंने कहा नहीं करके दिखाया अपने एक्शन से। जी और आज जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद के साथ, उनकी कोशिशों के साथ, उनकी स्ट्रगल के साथ आज हम जो हैं आज़ाद मुल्क में आज़ादी से सांस ले रहे हैं। राव साहब, कोई मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन? जी, बस मैसेज सिर्फ यही है 25 दिसंबर के हवाले से कि खुदा के लिए जितनी कुर्बानियों के बाद ये कायद की क़यादत में ये मुल्क बना है, अब सिर्फ और सिर्फ हम अब भी एक हो जाएं तो हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होगी। दुनिया में कोई हमारे से मतलब आगे नहीं जा सकता। सिर्फ हम इंशाल्लाह। ऑनेस्टली पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान पहले, बाकी हर चीज बाद में, तो हमारी हर चीज इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएगी। यही मैसेज है, जो कायद का मैसेज। इंशाल्लाह जी, हमारी